हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 2 किया था, ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल। ठीक है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो शुरुआत हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से करेंगे, उसके बाद लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपको एक एक्सप्रेशन जो है उसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ज़ीरो के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आपको मिले जिसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर ऐसे सवालों में क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बनाना होता है या a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी होती। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू, और हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं फिर से, तो कैन आई गेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना है अपने को। अब आते हैं इधर इसके लेफ़्ट हैंड साइड के पास। लेफ़्ट हैंड साइड को गौर से देखिए। कॉस की पावर 12 प्लस 3 कॉस की पावर 10 प्लस 3 कॉस की पावर 8 कॉस की पावर 6 और -1। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाना होगा कि अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस तरह का, a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में बच्चों ये जो कोफिशिएंट है 3 आता है ना। 3 दो बार आता है। ओके, तो क्यों ना इसी फॉर्मूले पर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। चलिए देखिए कैसे। ये जो कॉस की पावर 12 है, इसको अगर मैं लिखूं कॉस की पावर 4 थीटा और होल पावर 3, ये हो गया हमारा a क्यूब। अब b क्यूब के लिए हम क्या करें, इस कॉस की पावर 6 को पकड़ें तो प्लस कॉस की पावर 2 और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें उस फॉर्मूले में हम लोग 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर आपने फार्मूला ऐसे भी पढ़ा होगा कि 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन, उतना कॉमन हम लेंगे जिससे 3ab क्रिएट हो जाए। इसका मतलब 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस की पावर 6। बस इतना ही सिर्फ कॉमन लेना है हमको। अगर आपने पूरा कॉस की पावर 8 को कॉमन ले लिया तो फिर जो विजुलाइजेशन है, जो दिख रहा है ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। तो कॉस की पावर 6 कॉमन लेंगे विद 3 कोफिशिएंट, तो अंदर क्या मिलेगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी -1। बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का मतलब कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर -1। अब बच्चों ध्यान दीजिए, कॉस की पावर 4 की वैल्यू अभी आपने लिखी है, किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर -1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यही राइट हैंड साइड होगा।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये लिखा हुआ 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 2। तो ऐसी सिचुएशन में 1 प्लस कॉट को चेंज कर लो कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉसेक को चेंज करिए 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट 1 प्लस टैन को चेंज करिए साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक को चेंज करिए 1 अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम ले लीजिए इसमें एलसीएम आएगा साइन ए, तो ऊपर पहुंच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, और दूसरे वाले में कॉस ए एलसीएम आएगा, कॉस ए इधर जाएगा तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 आएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रैकेट लगाता हूँ। ये जो साइन ए प्लस कॉस है इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ और इधर भी एक ब्रैकेट में कर लूँ, और -1 + 1 को अलग कर दूँ। तो क्या मैं न्यूमरेटर में ये देख पा रहा हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्रिएट हो रहा है, विच विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हो गया a, ये आपका 1 हो गया b, ये हो गया आपका पूरा का पूरा a, ये हो गया b। तो ये फॉर्मूला लिखा a माइनस बी और ये लिखा a प्लस बी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर वाले का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 + 2 साइन ए कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो इससे भी कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक मैंने सवाल ये भी दिया था, इसका ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स 3 cm. नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द ट्रायंगल इन सच अ वेज दैट ही इज always at a distance of 1 cm from the sides of the triangle, then how much distance will he travel? तो मैंने इसका पिक्चर ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया गया, ये अंदर जो वाला ये दिया गया, इसके बाहर जो एक आदमी है वो दौड़ रहा है इस ट्रैक पे, ठीक है, और इस तरीके से दौड़ रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो ट्रायंगल से 1 cm ही रखनी है हमें। तो कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, कि वो कर्व पे घूमेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर वो इस साइड पे जाएगा तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 cm से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा मेंटेन करके दौड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है बीच की ये 1 cm ही रहे। इसी तरीके से इधर भी दौड़ता है, फिर कर्व घूम जाता है, फिर दौड़ता है, फिर कर्व घूम जाता है और फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 तरह की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक तो ये वाली डिस्टेंस जो कि एक रेखा में जिसको बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस, और एक है कर्व डिस्टेंस। 2 तरह की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि लीनियर और कर्व कितनी कितनी ट्रेवल किया। तो सबसे पहले टोटल लीनियर डिस्टेंस कितनी होगा, एक साइड पे 3 cm दौड़ता है तो 3 3 3, तो 3 × 3 यानी टोटल आएगा 9 cm वो लीनियर पे दौड़ता है, ठीक है। अब गौर करिएगा ज़रा, ये जो है पिक्चर, इसको मैं कलर चेंज करके आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए, इतने भाग को वो इस रीजन में दौड़ रहा है ऐसे। तो यहाँ पर
हम जो है बच्चों जो कल मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है इसमें कि जो ट्रायंगल है हमारा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। ओके, तो फिर इक्विलैटरल होने के लिए यहाँ पर आपको पता है कि इक्विलैटरल होने के लिए ये जो बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल तो हो जाएगा 60 डिग्री इंटरनल। कोई बता सकता है ये कितना एंगल होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 60 हुआ देन ऑब्वियसली ये भी 60 होगा, ठीक है ना, ये भी 60 होगा। और अगर इसको ध्यान से देखो, इसको नाम दे दें ABCD, तो ये ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये ऊपर वाला ध्यान से देखें तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, तो अंदर वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अंदर वाला कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। बस, तो हमारा काम बन गया। एंगल कितना मिल गया हमको? 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब इसको रेडियन में बताइए आप लोग, तो 2π/3 रेडियन आएगा, ठीक है। रेडियस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे दौड़ रहा है। तो बस आपको क्या करना है, कर्व्ड पार्ट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होता है, L बराबर R इंटू थीटा। तो L बराबर R हो गया 1, थीटा कितना है? 2π/3। अब अगर टोटल कर्व्ड पार्ट अगर निकालें, टोटल कर्व्ड पार्ट, तो वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा 3 इंटू 2π/3, सो इट विल बी 2π। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा कितनी कवर की जाएगी? 9 सेंटीमीटर लीनियर, और कर्व पार्ट कितना ट्रेवल किया? 2π। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, अब बच्चों लेक्चर नंबर 3 में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में रियल डेफिनेशन ऑफ 2 बेसिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। एक बात आप लोग सोचिएगा, और जो अभी तक आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ये एक बेसिक लेवल तक ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड तक के ठीक है, लेकिन ये एक रियल डेफिनेशन नहीं है साइन और कोसाइन की, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ख़ास करके ट्रायंगल में। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप के सामने एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, इस बात को ज़रा सोचिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए और इसमें कहा जाए कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बड़े आराम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए वैल्यू x, और यहाँ पे y, यहाँ पे z, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि साइन 30 बराबर x/y, है ना। लेकिन आप सोचिए कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मान लो यहाँ 20 दे दिया जाए, 20 डिग्री कर दिया जाए, और यहाँ कर दिया जाए 70 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ 90 कर दिया जाए, तो कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बनता रहेगा, और आप इसके बीच के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यूज निकालते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए साइन 0 की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, आपसे कहा जाए साइन 0, तो बच्चे को याद रहता है कि सर साइन 0 तो 0 होता है, 10वीं में आपने सीखा था साइन 0 0 होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ट्रायंगल से ही सारी वैल्यूज़ निकाली जा रही हैं, ठीक है, तो साइन 0 आप कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि 0 डिग्री तो कभी किसी ट्रायंगल में कोई भी कोण 0 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसा ट्रायंगल बना ही नहीं सकते जिसका एक एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाए, है ना, पॉइंट सोचने वाला। इसका मतलब ये फेल हो रहा है, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 10th स्टैंडर्ड तक के तो ठीक है कि आप ट्रायंगल से निकालते थे और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वगैरह करते थे, वो ठीक है, बट आगे के लिए जो है वो ठीक नहीं,
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के लिए ठीक नहीं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे रखिए, बट एडवांस लेवल के लिए आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो मत करिएगा। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये इसके ऊपर की चीज़ पढ़ेंगे। आज हम एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं कि जो साइन और कोसाइन है वो आया कहाँ से है, और वहाँ से आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रियल डेफिनेशन है भाई, वहीं से तो सब कुछ निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे और रियल डेफिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन होती है। क्योंकि बाकी जो होते हैं ना, साइन और कोसाइन के अलावा जितने भी होते हैं, टेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये जितने भी होते हैं वो साइन और कोसाइन से ही निकल के बाहर आते हैं। तो मूल जो हैं यानी बेसिक फंक्शन दो ही होते हैं, साइन एंड कोसाइन। बाकी सब जो होते हैं वो उसके डेराइव्ड फॉर्म होते हैं, वहाँ से निकाले गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ। सो लेट अस कंसीडर अ सर्कल। एक सर्कल में बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा बन गया, गोल नहीं बन पा रहा है। हाँ चलिए ठीक है। और उसके बाद एक्सिस मैंने बना दिया, ये एक सर्कल है और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, अब गौर करिएगा ज़रा, ये एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है, ये इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन। हमने इस पर एक पॉइंट कंसीडर किया, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमने इस पर एक पॉइंट कंसीडर किया x, y, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल का जो बाउंड्री है यानी सर्कमफेरेंस जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से ही बनाया गया है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया p, x, y उसका निर्देशांक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपने एक बेसिक लेवल पे 10 तक आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि पी एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस होती है वो वाई होती है ना, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों एक्स होती है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको ओ को पी से मिला दे रहे हैं, हमने मिला दिया। ओके, और O से P को जब मिलाया तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये सर्कल का रेडियस होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम P को P से इस YH पर एक लंब गिरा दें तो ये भी कन्फर्म है कि ये भी लंबाई x ही होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं ये एक दूसरे से समांतर हैं। ओके, अब जब आपने ये सब किया तो ये जो है एंगल बीच में आपको थीटा दिख रहा है। एंगल कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो अब आप समझिएगा ज़रा, मैंने जो किया है इसको मैं एक लाइन लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, ए पॉइंट P लाइज ऑन सर्कल सच दैट इट मेक्स एन एंगल theta with the x axis। ठीक है, with the x axis। अब बच्चों समझिएगा, यहीं से साइन थीटा को डिफाइन कैसे किया गया। साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from x axis divided by radius of the सर्कल। ये एक्चुअल परिभाषा है, वास्तविकता में ये परिभाषा होती है साइन की। जब मैथमेटिशियन ने डिफ़ाइन किया साइन को, परिभाषित किया, तो उन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया था। बाकी सुविधा के लिए आगे राइट एंगल वगैरह वो सब बना लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं हम लोग सुविधा के लिए, बट एक्चुअल में 22/7 होती नहीं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कभी 22/7 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 22/7 एक
रैशनल नंबर है और पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से अगर मैं उस पिक्चर को देखूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब कितना, वाई दिख रहा है मुझे। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिख रहा है, आर दिख रहा है, यानी वाई अपॉन आर। इसी तरीके से बच्चों कॉस थीटा को डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें भी आप फिगर से देखिए, ये भी परिभाषा बन गई कॉस की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिएगा ज़रा, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो P की डिस्टेंस बतानी है वाई एक्सिस से, आपको x दिख रहा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर। ये बच्चों रियल डेफिनेशन होती है साइन और कोसाइन की, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करिएगा, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 0 डिग्री पर क्या स्थिति होगी, यानी कि हमारा जो फोकस होगा वो 0 डिग्री पर, यानी मेरा इंटरेस्ट है ये पता करना कि भाई साइन 0 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, कॉस 0 कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ये सब हमारा इंटरेस्ट है कि साइन 0 डिग्री या साइन 0 कितना निकल के आएगा, ठीक है। बल्कि डिग्री ना लिखो, 0 लिखिए, हालांकि 0 डिग्री और 0 यहाँ एक टाइम पे सेम ही रहेगा। अब आप गौर करिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा के बारे में यानी साइन 0 के बारे में पता करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमको अभी अभी पता चला साइन थीटा इज़ बेसिकली वाई अपॉन आर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फ़ोटो में फिगर में विजुलाइज कराने वाला हूँ, तो गौर करिएगा। इसमें मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, देखिएगा। इसने साइन 0 की वैल्यू पूछी, ठीक है ना। तो 0 होने के लिए, साइन 0 होने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा जो है वो 0 हो रहा है, थीटा जो है 0 हो रहा है, तभी तो साइन 0 आएगा। तो थीटा 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर फिगर में देखिए, थीटा 0 होने का मतलब जो है ये P पॉइंट नीचे की तरफ भाग रहा है, तभी तो धीरे धीरे एंगल उसका ख़त्म होता जाएगा। यानी कि जब थीटा 0 की तरफ जो चलेगा, थीटा 0 की तरफ जाएगा, उस सिचुएशन में आपका जो y है वो रिड्यूस होकर 0 की तरफ भागेगा। क्योंकि आप फिगर देखेंगे तो दिख रहा होगा ये बिंदु P है, जब थीटा कम होगा तो P नीचे आएगा, तो फिगर आपका ऐसे बनेगा, थीटा और कम हो गया। फिर आप यहाँ पहुँच गए P को लेकर, मान लो P यहाँ आए, तब और यहाँ पर थीटा और कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आए और कम हो जाएगा। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब थीटा 0 होने का मतलब ये P पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, एक्स एक्सिस पे पहुँच जाएगा, और एक्स एक्सिस पे इसकी कोई हाइट नहीं रहेगी, यानी एक्स एक्सिस पे y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ जाएगा y की वैल्यू भी 0 की तरफ चलेगी। अब y जब 0 की तरफ चलेगा तो आप गौर करिएगा एक बात कि जो इसकी रेडियस थी, रेडियस तो फिक्स रहेगी ना, रेडियस पहले भी आ रहा है बाद में भी आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के बाद जब ये P पॉइंट यहाँ पहुँचेगा इस अक्ष पे, तो y तो ख़त्म हो जाएगा, ऊंचाई तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो त्रिज्या है वो नहीं ख़त्म होगी, यानी x वाला पार्ट अभी भी बाकी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि r तो r ही रहेगा, यानी कि x जो है वो कहाँ चला जाएगा, r की तरफ चला जाएगा, यानी y ख़त्म हो गया और x r बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या दिख रहा है कि साइन 0 बराबर y बटा r होता है, y गया 0 की तरफ, 0 बटा r, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कॉस 0, तो कॉस 0 का मतलब हुआ x बटे r,
और आप देख पा रहे हो कि x किसकी तरफ भाग के पहुंच गया, r की तरफ, यानी x बराबर हो गया r/r और कट किया है 1। यहाँ से बच्चों निकलता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में पता करेंगे कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू, cos 30 और cos 60 की वैल्यू। इसके लिए बच्चों ऐसा करते हैं, हम लोग एक अर्धवृत्त बनाते हैं। अर्धवृत्त तो ये AI भी नहीं बना पा रहा है। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये, और उसी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोशिश करूँगा कि इस पे अर्धवृत्त बन जाए। ये एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एंगल है 30 डिग्री, ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होता है और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये जो AC है ये वृत्त का व्यास है। आपको पता है, पहले भी 10th में आपने पढ़ा होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा वृत्त का केंद्र। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी r है। तो अगर इस बिंदु को हमने कुछ मान लिया, लेट अस सपोज m, अब हमने क्या किया, m को b से मिला दिया, तो ये भी हमारा r ही होगा, ठीक है। अब आप बताइएगा ज़रा, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज MCB, इसमें ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या ये भी 60 होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? आपने त्रिभुज की प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक आइडिया हमको मिला, अगर ये 60 हुआ और टोटल 90 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 30 डिग्री होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल में अगर दो कोण 60-60 हैं तो तीसरा भी 60 ही होगा। अच्छा, इसका मतलब MCB जो है वो तो राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु बन गया। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि B से C की जो दूरी होगी क्या वो भी R होगी? क्योंकि अगर समबाहु हुआ, इक्विलैटरल हुआ, तो उनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी R पहले से था, तीसरा वाला भी R हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लंब का स्क्वायर। AC बच्चों कितना है? टोटल जो इसका व्यास है वो 2R है, तो 2R का स्क्वायर बराबर AB कितना है? पता करना है AB कितना है। BC अभी निकल गया R स्क्वायर, तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर आएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी? बच्चों √3R स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी √3R, यानी कि नीचे जो आधार था उसकी वैल्यू आ गई √3R। अब आपको जिसकी वैल्यू मन करे उसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि sin 30 निकालना है, निकल जाएगा। cos 30 निकालना है, वो भी निकल जाएगा। sin 60 निकालना है, निकल जाएगा। cos 60 निकालना है, निकल जाएगा। यानी 30 और 60 वाले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकल जाएंगे। sin 30 निकालना है, अभी अभी आपने पढ़ा था ये डिस्टेंस है ना, यानी कि जिसको आम भाषा में बोलचाल में बोलते हैं नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो R/2R, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला यूज कर रहा हूँ रियल डेफिनेशन का। तो R/2R यानी 1/2। cos 30 निकालना है तो √3R/2R यानी कि √3/2। sin 60 निकालना है, ट्रायंगल को ऊपर से देखिए, तो √3R/2R यानी √3/2। और cos 60 निकालना है तो कितना आएगा? R/2R यानी 1/2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे इसके एंगल्स निकाले जाते हैं। ओके, अब बच्चों आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग सोच के आइएगा।
आपको एक ट्रायंगल से 45 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के और साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री जितने भी हैं, इसी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और जो लोग नए हैं वो पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देखते रहें, तभी उनका एक रूटीन बन पाएगा, एक रिदम बन पाएगा और आगे के लेक्चर्स उनको समझ में आएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।